तो फ्रेंड्स, अगर आप सोचते हैं कि बोट कंपनी एक इंडियन सक्सेस स्टोरी है तो आज आपको थोड़ा असहज होने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि यह वीडियो किसी इंसान के खिलाफ तो नहीं है, लेकिन यह वीडियो उस कहानी के खिलाफ जरूर है जो हमें बेची गई है। यानी आपने तो एक नाम सुना ही होगा, अमन गुप्ता, जो इस समय बोट ब्रांड कंपनी के ऑनर है। यानी यह नाम टीवी पर दिखाई देने वाला आत्मविश्वास और शार्क टैंक इंडिया में बैठा हुआ एक शार्क है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार शार्क टैंक इंडिया क्या है। तो बता दूं, शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा टीवी प्रोग्राम है जहाँ कोई भी नया आदमी या जिसके पास नया बिजनेस आइडिया हो या जिसने कोई छोटा स्टार्टअप किया हो तो वहां उस शो में जाता है और सामने बैठे बड़े बड़े अमीर बिजनेसमैन को अपना आइडिया समझाता है। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई नया तरह का मशीन बनाया, किसी ने कोई नया ऐप बनाया या किसी ने कुछ यूनिक बनाया है, तो वह इंसान वहां पर जाकर कहता है मुझे अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए पैसे चाहिए। अब सामने जो लोग बैठे होते हैं उन्हें शार्क कहते हैं। यानी ये लोग पहले से बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं। अगर उन्हें आइडिया आपका अच्छा लगा तो ये अपना पैसा लगाते हैं और अगर आइडिया बेकार लगा तो वहीं तुरंत मना कर देते हैं। लेकिन अगर इससे मैं आपको एक सीधी भाषा में बताऊं तो ये शो एक बिजनेस वालों का शो है जहां सपने लेकर लोग जाते हैं और सामने पैसा बैठा होता है। बस डिपेंड करता है कि आपके बिजनेस में यूनिक क्या है और आपके बिजनेस में फ्यूचर क्या है। और इन्हीं शार्क में से एक नाम आता है अमन गुप्ता। बंदा सॉलिड है, सही है। वैल्यूएशन जो सब कह रहे हैं प्रॉब्लम भी है वैल्यूएशन में। चल तुक्का मारता हूँ तेरे पे, 1.5 करोड़ 2%। अगर तुम्हें क्लासिफाइड्स और टेक में हेल्प चाहिए, आई एम द बेस्ट गाय टू हेल्प यू डू दैट। इनफैक्ट मेरा वैल्यूएशन अमन से कम ही रहेगा। जो हमेशा शो पर बोलते हैं कि हमने बोट स्टार्टअप किया, हमने ब्रांड बनाया, हम इंडियन ब्रांड हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या बोट सच में एक प्रोडक्ट कंपनी है या सिर्फ एक ब्रांडिंग कंपनी और अगर ब्रांडिंग कंपनी है तो असली पैसा कहां से बन रहा है। यानी आज हम अमन गुप्ता को नहीं खोलेंगे, हम बोट कंपनी को खोलेंगे लेयर बाय लेयर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक अनकंफर्टेबल फैक्ट बता दूं, यानी बोट कंपनी खुद कुछ बनाता नहीं है। हाँ, आपने सही सुना, यानी बोट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, यह एक व्हाइट लेबल ब्रांड मॉडल पर चलता है। अब व्हाइट लेबल का मतलब है कि चाइना की फैक्ट्री से पहले बने हुए जेनरिक प्रोडक्ट्स, यानी जैसे एयरफोन, हेडफोन, स्पीकर, वही डिजाइन, वही हार्डवेयर, बस लोगो बदल दो, पैकिंग बदल दो और ब्रांड तैयार कर दो। और बोट कंपनी का असली स्किल्स मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, बल्कि उसका स्किल्स है सोर्सिंग प्लस ब्रांडिंग प्लस डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अब यहाँ गहराई से समझो, यानी चाइना की जो OEM फैक्ट्री है वही फैक्ट्री कई ग्लोबल ब्रांड्स को सप्लाई करती है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? मार्केटिंग में। यानी इस कंपनी का जो कोर टारगेट ऑडियंस कौन है? आपको क्या लगता है? प्रीमियम बायर्स, ऑडियो फ्लिप्स, हाई क्वालिटी म्यूजिक लवर्स? तो बता दूं नहीं, बल्कि बोर्ड ने टारगेट किया है 18 से 30 साल का इंडियन यूथ जो एप्पल खरीद नहीं सकता और लोकल अननोन ब्रांड खरीदना नहीं चाहता। यानी बीच का गैप, जहां लोगों को लगता है कि एप्पल ब्रांड इंस्पिरेशनल है और लोकल चाइनीज ब्रांड जो है अविश्वसनीय है। बोर्ड कंपनी ने इस बीच के गैप में खुद को अपने आप को रखा, जो अफोर्डेबल इंडियन प्रीमियम के रूप में प्रोवाइड किया। यानी यह फिलोसफल पोजिशनिंग है। अब असली खेल आता है इसके मार्जिन के ऊपर। यानी व्हाइट लेबल मॉडल में प्रोडक्ट की फैक्ट्री कॉस्ट कम होती है, मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा होती है। बोट का पूरा मॉडल स्केल्स पर आधारित है, हाई वॉल्यूम, कंट्रोल कॉस्ट, स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग। और इस कंपनी के स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग में जो सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट हैं वो हार्दिक पांड्या हैं, दिलजीत दोसांझ हैं, गेमिंग पार्टनरशिप के लोग हैं, इन्फ्लुएंसर फ्लोडिंग हैं, फ्लैश सेल्स हैं। यानी ये सब ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, यह माइंड कैप्चर स्ट्रेटजी है। और बोट ने क्वालिटी से ज्यादा विजुअलिटी में इन्वेस्ट किया है। यानी अगर इसके इन्वेस्टर रिस्क की बात करूं तो व्हाइट लेबल मॉडल में सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? अनजोल्ड इन्वेस्टर। लेकिन ऐसी इस कंपनी में जो सबसे बड़ी चीज होती है वह इन्वेंट्री रिस्क होती है। यानी अगर ट्रेंड बदल गया, अगर नया फीचर आ गया, अगर कंपटीशन एग्रेसिव हो गया तो वेयर हाउस में पड़ा स्टॉक सामान डेड मनी बन जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में ट्रेंड तेजी से बदलता है। यही रीजन है कि बोट का मॉडल हाई रिस्क हाई वेलोसिटी पर चलता है। लेकिन ऐसे केस में आखिरकार इसकी फंडिंग रियलिटी क्या होती है? यानी जब ब्रांड तेजी से ग्रो करता है तो उसे वर्किंग कैपिटल चाहिए। और जो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार मेड इन इंडिया में बोट की रियलिटी क्या है? लेकिन यह कंपनी खुद को इंडियन ब्रांड कहता है, यानी ऑनरशिप इंडियन है, ब्रांड इंडियन है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्स है। सवाल ये उठता है कि यह इंडियन ब्रांड होना काफी है या मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी जरूरी है? और यही वह डिबेट है जो यूट्यूब पर बहुत ज्यादा होता है। अब सवाल उठता है कि आखिरकार इस कंपनी का डीपर इनसाइट क्या है?
क्या टेक्नोलॉजी है, क्या पेटेंट है, क्या यूनिक हार्डवेयर है? तो नहीं। तो सवाल उठता है आखिरकार इसका मोटिव क्या है? तो इसका जो मेन मोटिव है वो है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क प्लस ब्रांड रिकॉल और प्लस प्राइस पोजीशनिंग। लेकिन यह कंपनी का मोटिव परमानेंट नहीं है, यानी अगर कल कोई नया प्लेयर सेम फैक्ट्री से सेम प्रोडक्ट लेकर थोड़ा बेटर मार्केटिंग करे तो ब्रांड लॉयल्टी कितनी स्ट्रांग रहेगी। और वैसे भी इलेक्ट्रॉनिक एक्सेस सेगमेंट में स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम होती है, यानी यूजर इमोशनल अटैचमेंट से नहीं प्राइस और ट्रेंड से डिसाइड करता है। लेकिन अब एक बड़ा पर्सपेक्टिव ये है कि आखिरकार इंडिया में कंज्यूमर ब्रांड्स का फ्यूचर क्या है। यानी हम प्रोडक्ट इनोवेशन में पीछे हैं लेकिन मार्केटिंग में अग्रेसिव हैं। और बोर्ड जैसी कंपनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि आज के समय में मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा अटेंशन इकोनॉमी मायने रखती है। जिसने अटेंशन पकड़ लिया वही मार्केट पकड़ लेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ मार्केटिंग से एम्पायर नहीं टिकते, इसके लिए टेक्नोलॉजी प्लस सप्लाई चेन कंट्रोल प्लस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी इनके बिना ब्रांड अधूरा रहता है। यानी यह वीडियो का मेन मोटिव अमन गुप्ता पर नहीं है, यह वीडियो उस मिथ पर है जो हमें स्टार्टअप स्टोरीज के नाम पर कंज्यूम करते हैं। यानी बोट कंपनी एक केस स्टडी है कैसे इंडिया में ब्रांडिंग बिजनेस स्केल हो सकता है। लेकिन साथ ही यह एक वार्निंग भी है कि ब्रांडिंग और इनोवेशन अलग चीजें हैं। अगर आप बिजनेस सीखना चाहते हैं तो हीरो वारशिप मत कीजिए, मॉडल समझिए। अमन गुप्ता एक मीडियम है, सिस्टम असली कहानी है और सिस्टम को समझना ही यही असली इंटरप्रेन्योरशिप है। लेकिन फ्रेंड्स, असली कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। यानी अमन गुप्ता सिर्फ एक फाउंडर नहीं है, वो इस जनरेशन की एक माइंडसेट स्टोरी है। उन्होंने प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने एक नैरेटिव बेचा। और यह नैरेटिव क्या था कि देखो इंडिया भी ब्रांड बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ब्रांड बनना ही काफी है या ब्रांड के पीछे सिस्टम भी बनाना पड़ता है। और यहीं से असली कारण शुरू होता है। यानी अमन गुप्ता की सबसे बड़ी ताकत मैन्युफैक्चरिंग नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी ट्रेंड को पकड़ने की टाइमिंग। यानी जब इंडिया में स्मार्टफोन एक्सप्लोर कर रहे थे, जब जियो के बाद डाटा सस्ता हुआ, जब हर दूसरा लड़का पबजी खेल रहा था, जब रील्स कल्चर शुरू हुआ, उसी समय बोट कंपनी ने एंट्री मारी। यानी मार्केट डिमांड रेडी थी, उन्होंने डिमांड क्रिएट नहीं की, उन्होंने डिमांड राइट किया। और बिजनेस में टाइमिंग ही असली गोल्ड होती है। यानी यही अमन गुप्ता मिडिल क्लास माइंडसेट से भी आए हैं। यानी सीए बैकग्राउंड, कॉर्पोरेट एक्सपोजर, मार्केटिंग अंडरस्टैंडिंग। बस उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन ब्लाइंड रिस्क नहीं, कैलकुलेटेड रिस्क। यहाँ लेसन है, इंटरप्रेन्योर वो नहीं जो बस सपना देखे, इंटरप्रेन्योर वो है जो मार्केट गैप को महसूस करे। लेकिन यही एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ भी है, बोट इनोवेशन कंपनी नहीं है, बोट एडेप्शन कंपनी है। दूसरी ओर अगर हम इनके पर्सनल एंगल पर बात करें तो अमन गुप्ता को लोग शार्क टैंक के जरिए जानते हैं। शार्क टैंक यानी इंडिया में उनका कॉन्फिडेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका डायलॉग्स हमने ही ब्रांड बना दिया है। लेकिन क्या आपने नोटिस किया, वो अक्सर ब्रांडिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करते हैं, टेक्नोलॉजी पर कम। क्यों? क्योंकि उनकी कोर स्ट्रेंथ वही है और उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन ऑडियंस को पूरी तस्वीर पता होनी चाहिए। जबकि इंडिया में कई स्टार्टअप फाउंडर्स इंडिया ब्रांड नैरेटिव बेचते हैं, लेकिन सप्लाई चेन डिपेंडेंसी चाइना पर रहती है। तो अगर जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़े, अगर इंपोर्ट कॉस्ट बढ़े, अगर रेगुलेशन बदल जाए तो बिजनेस मॉडल कितना लचीला रहेगा। और यह रिस्क फैक्टर रियरली डिस्कस होता है। सबसे बड़ा सवाल, क्या यह बोट कंपनी 10 साल बाद भी लीडर रहेगा या सिर्फ एक ट्रेंड वेव रहेगा? यानी अगर कल को कोई इंडियन ब्रांड जेन्युइनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे, ऑन चिप बनाए, ऑन ऑडियो टेक डेवलप करे, तो मार्केट शिफ्ट हो सकता है। यानी बोट को सरवाइव करने के लिए ब्रांडिंग से आगे जाना होगा, अदरवाइज ब्रांड रिप्लेस हो जाते हैं, सिस्टम अलाउ होता है। और फ्रेंड्स, यही इस वीडियो का कोर मैसेज है कि अमन गुप्ता की कहानी हमें यह सिखाती है कि मार्केट में इमोशंस बेचो, इंस्पायरेशन बेचो, आइडेंटिटी बेचो, लेकिन अगर सिस्टम नहीं बनाया तो एम्पायर खत्म हो जाएगा। यानी इंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ स्पॉटलाइट नहीं है, इंटरप्रेन्योरशिप वेयर हाउस का रिस्क भी है, इन्वेंट्री का स्ट्रेस भी है,
कैश फ्लो का टेंशन भी है। जो कैमरे पर दिखता है वो पूरा सच नहीं होता। इसीलिए आज अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो हीरो मत ढूंढिए, मॉडल ढूंढिए। अमन गुप्ता एक चैप्टर है, इंडिया कंज्यूमर कैपिटलिज्म असली किताब है। यानी अमन गुप्ता की सबसे बड़ी ताकत यह नहीं थी कि उन्होंने एयरफोन बेचे, उनकी ताकत यह थी कि उन्होंने इंडियन यूथ की नब्ज पकड़ ली। यानी उस समय हर लड़का चाहता था उसके पास ब्रांडेड चीज हो, लेकिन बजट एप्पल का नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंस्पायरेशन को अफोर्डेबल बना दिया और यही मार्केटिंग जेन्युइन छुपा है। लेकिन एक बात समझिए, अमन गुप्ता ने आपको प्रोडक्ट नहीं बेचा, उन्होंने आपको एक फीलिंग बेची। जब कोई कॉलेज का लड़का बोट का हेडफोन पहनता है तो वह सिर्फ गाना नहीं सुनता, वो खुद को कूल महसूस करता है। यानी यह इमोशंस कैप्चर है, और बिजनेस में इमोशंस कैप्चर करना टेक्नोलॉजी से भी बड़ा स्किल्स होता है। और यही है इस कंपनी की रियलिटी। यानी बोट की मैन्युफैक्चरिंग लार्ज आउटसोर्स है, ग्लोबल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंसी है, कंपटीशन ब्रिचुअल है। आज मार्केट में दर्जनों ब्रांड्स हैं, नॉइस, फायरबोल्ट, रियलमी, हर कोई स्माइलर प्रोडक्ट ला सकता है। तो फिर बोट अलग कैसे बना? यानी आंसर एकदम सिंपल है। यानी विजुअलिटी, जैसे सेलिब्रिटीज इंडोर्समेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, यूथ टारगेटिंग, अग्रेसिव प्राइसिंग। यानी यह वार मैन्युफैक्चरिंग की नहीं थी, यह वार अटेंशन की थी। और अमन गुप्ता अटेंशन इकोनॉमी को समझ गए। लेकिन भाई सच हमेशा दो तरफा होता है। स्केल्स जितना बड़ा होता है, रिस्क भी उतना बड़ा होता है। यानी इन्वेंट्री का प्रेशर, कैश फ्लो का टेंशन, वैल्यूएशन का प्रेशर। यानी शार्क टैंक में बैठना ग्लैमर्स है, लेकिन वेयर हाउस में पड़ा अनसोल्ड स्टॉक ग्लैमर्स नहीं होता। शार्क टैंक इंडिया पर कॉन्फिडेंस दिखता है, लेकिन बोर्ड रूम में नंबर डिसाइड करते हैं कि ब्रांड जिंदा रहेगा या नहीं। यानी अब इसे जरा आम आदमी की भाषा में समझो। यानी अमन गुप्ता ने वही किया जो एक समझदार दुकानदार करता है। वो जानता है कि गली में क्या बिकेगा, वो जानता है कि किस दाम पर ग्राहक हाँ बोलेगा, वो जानता है कि दुकान की लाइट कैसी होनी चाहिए ताकि ग्राहक रुक जाए। बस फर्क इतना है, उनकी गली पूरी इंडिया थी। लेकिन क्या यह परमानेंट एडवांटेज है? यह बड़ा सवाल है। यानी ब्रांड बनना मुश्किल है, लेकिन ब्रांड बचाए रखना उससे भी मुश्किल है। अगर कल ट्रेंड बदल गया, अगर यूथ की पसंद बदल गई, अगर कोई नया इंडियन ब्रांड जेन्युइनली रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करके यूनिक टेक्नोलॉजी लेकर आ गया, बोट कंपनी को विकसित करना पड़ेगा। यानी ब्रांडिंग से आगे जाना पड़ेगा। और यही इमोशनल लेयर आती है। यानी अमन गुप्ता को विलन बनना आसान है, हीरो बनना भी आसान है, लेकिन असली मैच्योरिटी क्या है? सिस्टम को समझना। उन्होंने अपॉर्चुनिटी देखी, रिस्क लिया, मार्केट पढ़ा और स्किल्स किया। यह छोटी बात नहीं है, लेकिन हमें यह भी सीखना होगा, बिजनेस सिर्फ कैमरा पर दिखाई देने वाला कॉन्फिडेंस नहीं है। बिजनेस स्लीपलेस नाइट भी है, सप्लायर कॉल्स भी है, पेमेंट साइकिल भी है, कंपटीशन का डर भी है। यानी अमन गुप्ता की कहानी एक लेसन है। अगर आप स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट से पहले मार्केट समझिए, इमोशंस समझिए, टाइमिंग समझिए, लेकिन साथ ही यह भी समझिए कि अगर इनोवेशन नहीं जोड़ा तो ब्रांड रिप्लेस हो सकता है। और शायद यही अगला चैप्टर है, क्या बोट सिर्फ मार्केटिंग ब्रांड रहेगा या फ्यूचर में टेक्नोलॉजी कंपनी भी बनेगा? क्या मेड इन इंडिया नैरेटिव मैन्युफैक्चरिंग तक पहुंचेगा या सिर्फ पैकेजिंग तक रहेगा? यानी यह सवाल अमन गुप्ता से ज्यादा हमसे जुड़ा है, क्योंकि ब्रांड तो वो बना चुके हैं, अब इकोसिस्टम हमें बनाना है। यानी फ्रेंड्स, ये सब देखते हुए एकदम साफ तरीके से कहा जा सकता है कि अमन गुप्ता कोई आसमान से उतरे हुए आदमी नहीं है। वो भी उसी भीड़ से निकले हैं जिस भीड़ में आज लाखों लड़के लड़कियां खड़े हैं। सपना वही था जो हर मिडिल क्लास घर में होता है, कुछ बड़ा करना, नाम कमाना है, भीड़ में खोना नहीं है। लेकिन फर्क कहाँ पड़ा? उन्होंने भीड़ को समझा। उन्होंने यह समझ लिया कि आज का लड़का टेक्नोलॉजी नहीं खरीदता, आज का लड़का फीलिंग खरीदता है। उसे हेडफोन नहीं चाहिए, उसे आइडेंटिटी चाहिए, और अमन गुप्ता ने वही दिया। पर अब सच्चाई की बात करते हैं। यानी बोर्ड की कहानी ग्लैमरस दिखती है, शार्क टैंक में कॉन्फिडेंस दिखता है। शार्क टैंक इंडिया में जब वो कहते हैं हमने ब्रांड बनाया है तो ताली बजती है, लेकिन कैमरा बंद होने के बाद नंबर्स बोलते हैं, कंपटीशन खड़ा रहता है। चाइना की फैक्ट्री डिसाइड करते हैं कि कॉस्ट कितनी होगी, इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं कि
प्रेशर कितना होगा, और यह रियलिटी है। ब्रांड बनाना एक लड़ाई है, ब्रांड बचाए रखना दूसरी लड़ाई। भाई मार्केट किसी का सगा नहीं होता। आज बोट है, कल कोई और होगा। नॉइज है, फायरबोल्ट है, रियलमी है, हर कोई रेडी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में लॉयल्टी नहीं होती, ट्रेंड होता है, और ट्रेंड बदलने में वक्त नहीं लगता। लेकिन यहाँ असली सीख छुपी है। यानी अमन गुप्ता ने हमें यह सिखाया कि अगर आप मार्केट की नब्ज पकड़ लो तो बिना फैक्ट्री लगाए भी एम्पायर खड़ा किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने यह भी इनडायरेक्टली यह सिखाया कि अगर इनोवेशन नहीं जोड़ा तो एम्पायर हिल भी सकता है, और यही बैलेंस है। यानी अब जरा खुद से सवाल पूछिए, हम क्यों हर सक्सेसफुल आदमी को या तो भगवान बना देते हैं या विलन? क्यों नहीं हम सिस्टम को समझते? यानी अमन गुप्ता ने खेल खेला और सही समय पर सही चाल चली। इसमें मेहनत भी है, दिमाग भी है, रिस्क भी है। लेकिन अगर हम सिर्फ स्टोरी सुनेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, तो हम फॉलोअर्स रहेंगे, क्रिएटर्स नहीं बनेंगे। आज बोट कंपनी एक ब्रांड है, लेकिन कल अगर इंडिया सच में टेक्नोलॉजी बनाएगा, ऑन चिप्स बनाएगा, ऑन ऑडियो इंजन बनाएगा, तो वो दिन अलग होगा, तब कहानी पूरी होगी। अभी कहानी आधी है, और यही इस वीडियो का मकसद है। हीरो वारशिप मत कीजिए, ब्लाइंड हेड भी मत कीजिए, सिस्टम को समझिए। यानी बिजनेस सिर्फ चमक नहीं है, बिजनेस पसीना है, बिजनेस रिस्क है, बिजनेस वो टेंशन है जो रात में सोने नहीं देती। जो टीवी पर दिखता है वो पूरी फिल्म नहीं है। और शायद अमन गुप्ता की सबसे बड़ी जीत यही है कि उन्होंने यह साबित किया कि इंडिया में ब्रांड बन सकता है। और अब अगली जीत यह भी होनी चाहिए कि इंडिया में टेक्नोलॉजी भी बनी। बाकी फ्रेंड्स, अमन गुप्ता पर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और इसी के साथ वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, यदि आप ऐसे ही वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना, जिससे नई वीडियो सबसे पहले आप तक। और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय।